ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने शिक्षण विषय विज्ञान का जो है रसायन विज्ञान उसका अध्ययन कर रहे थे। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर अपने शिक्षण विधि जो है रसायन विज्ञान की आगमन विधि का अध्ययन किया था। आपने वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है मेरे को। तो इसके अंदर आज अपने नई जो है शिक्षण की जो विधि है या टीचिंग मेथड है उसको शुरू करेंगे। तो आज अपना जो है विषय तो रसायन विज्ञान ही है, प्रकरण अपना आज है निगमन विधि। ठीक है, तो इसके अंदर अपने इसका अर्थ परिभाषा पढ़नी है, फिर निगमन विधि के सिद्धांत पढ़ेंगे अपने कौन कौन से हैं, फिर निगमन विधि के सोपान स्टेप क्या क्या हैं इसको फॉलो करने के, फिर निगमन विधि के गुण क्या हैं और निगमन विधि के दोष क्या हैं, ये पॉइंट अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो कल अपने निगमन विधि से पहले आगमन विधि जो है उसकी डिस्कस की थी कल की वीडियो के अंदर। तो आगमन विधि के अंदर अपने कल ये देखा था कि उसमें पहले जो है उदाहरण बताया जाता है और उदाहरण की सहायता से फिर उसका जो है नियम उसके या उसकी परिभाषा या उसका अर्थ जो है उसको समझाया जाता है, या शिक्षक बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है और बच्चे उस उदाहरण की सहायता से नियम जो है या सिद्धांत हैं वो निकालते हैं स्वयं। तो वो आगमन विधि थी। ठीक है, तो उसमें उदाहरण से नियम और सिद्धांत निकाले जाते थे। तो आज अपने जो विधि पढ़ रहे हैं निगमन विधि, इस विधि के अंदर बच्चों को पहले उदाहरण नहीं बताया जाएगा। बच्चों को उदाहरण बताने से पहले नियम या सिद्धांत बताए जाएंगे और बच्चे उस नियम और सिद्धांतों का जो उपयोग करते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि निगमन विधि के अंदर बच्चों को पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं और उन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करते हुए फिर उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और उसके अर्थ को विस्तृत रूप में समझा जाता है। तो ये दोनों में फर्क है आगमन और निगमन विधि में। आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है और उदाहरण की सहायता से नियम और सिद्धांत जो है उनको बनाया जाता है या सिद्ध किया जाता है। और निगमन विधि के अंदर बच्चों को पहले नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं और बच्चे उसकी सहायता से उसका अर्थ समझते हैं और उदाहरण की सहायता से उसको विस्तृत रूप में देखते हैं। तो ये दोनों में मुख्यतः फर्क है। अब निगमन विधि जो है इसके अंदर पहले नियम बताना है या सिद्धांत बताना है। तो अगर अपने विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं अपने, तो विज्ञान के अंदर जैसे मान लो कि अपने इसको उदाहरण से समझ रहे हो निगमन विधि को, तो शिक्षक जैसे एक टॉपिक होता है रसायन विज्ञान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कक्षकों के अंदर कोश होते हैं जो KLMNO कोश, उनके अंदर जो कक्षक है SPDF, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के या इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर भरने के नियम होते हैं। ठीक है, तो पहले शिक्षक क्या करता है बच्चों को ये बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर M कोश के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर N कोश के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षक पहले बच्चों को बताएगा अगर इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो शिक्षक पहले ये मतलब नियम है एक प्रकार से, इस नियम को पहले बता देगा बच्चों को कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो K कोश में इतने इलेक्ट्रॉन रखोगे, L में इतने रखोगे, M के अंदर इतने रखोगे। तो पहले उसने क्या किया, नियम बता दिया इलेक्ट्रॉन भरने का। अब शिक्षक क्या करेगा, उसके बाद उस नियम को उदाहरण की सहायता से समझाएगा। जैसे मान लो कि शिक्षक जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बच्चों को लिख करके बताएगा, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर करके बताएगा, जो नियम बताया था उसको फिर सिद्ध करेगा। ठीक है, या बच्चे भी फिर उस नियम जो बताए थे उसका उपयोग उदाहरण के द्वारा करेंगे। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, जो भी तत्व को अपन लेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर करके देखेंगे कि वो नियम जो बताया गया वो सही सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार इस विधि के अंदर, निगमन विधि के अंदर पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर उसकी सहायता से उसका अर्थ समझा जाता है और उदाहरण की सहायता से उसको विस्तृत रूप में देखा जाता है। अब निगमन विधि का शिक्षक जब उपयोग करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मुख्यतः उसमें नियम सिद्धांत को बताएगा पहले, और फिर उसकी सहायता से उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा और उदाहरण की सहायता से उसको देखा जाएगा। ये तो इसका अर्थ है निगमन विधि का, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब है निगमन विधि के सिद्धांत, ठीक है। कल आगमन विधि के अंदर भी अपने सिद्धांत पढ़े थे, इसी प्रकार निगमन विधि के अंदर भी सिद्धांत है। निगमन विधि के अंदर 2 सिद्धांत है अपने पास। इस विधि के अंदर एक तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत का सूत्र का उपयोग होता है, सिद्धांत भी कह सकते हैं, शिक्षण सूत्र भी कह सकते हैं इसको अपने। दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये 2 जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग निगमन विधि के अंदर होता है। इनको अपने सिद्धांत भी कह सकते हैं या अपने इनको शिक्षण सूत्र भी कह सकते हैं। तो पहला इसमें शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले नियम बताए जाएंगे, ठीक है, सिद्धांत बताए जाएंगे, वो सामान्य होंगे, फिर उन नियमों और सिद्धांतों की सहायता से अर्थ स्पष्ट किया जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे, तो वो विशिष्ट होंगे, ठीक है। पहले सामान्य फिर विशिष्ट। सामान्य का मतलब नियम सिद्धांत पहले बता दिए जाएंगे, ज्ञात होंगे। विशिष्ट मतलब फिर उनको उदाहरण उसके जो है उनको देखा जाएगा या उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। दूसरा फिर इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब विस्तृत रूप में, सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में। तो स्थूल मतलब उनको ओवरऑल जो नियम सिद्धांत है वो पहले बता दिए जाएंगे, फिर उसकी सहायता से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, मतलब उसके जो छोटे छोटे उदाहरण हैं या उसका अर्थ है, कोई परिभाषा है, उसको उसकी सहायता से समझा जाएगा। तो ये 2 शिक्षण सूत्र जो है या सिद्धांत है, इनका निगमन विधि के अंदर उपयोग होता है। इनको शिक्षण सूत्र या सिद्धांत कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपने पास निगमन विधि के सोपान या निगमन विधि के स्टेप क्या क्या है। अगर शिक्षक निगमन विधि का उपयोग कक्षा कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्ययन करवाने के लिए कर रहा है, तो फिर इस विधि के अंदर कौन कौन से स्टेप आएंगे, मतलब कैसे कैसे इस विधि को फॉलो किया जाएगा। तो ये अपने यहाँ लिखे में पहला होगा नियम बताना, ठीक है, फिर प्रयोग या उदाहरण, फिर उसका निष्कर्ष, फिर अभ्यास या परीक्षण। तो कहने का सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, नियम बताएगा। इस विधि की परिभाषा भी यही है कि पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं इस विधि में। तो शिक्षक पहले इस विधि के अंदर, निगमन विधि के अंदर जब कोई भी शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाएगा, कोई भी टॉपिक है, जैसे ओम का नियम है मान लो, या प्रकाश है, या कोई भी विज्ञान का टॉपिक हो सकता है, उसके अंदर पहले नियम बताया जाएगा, उसके अंदर जो नियम या सिद्धांत लग रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर नियम या सिद्धांत के बाद प्रयोग या उदाहरण। जब नियम सिद्धांत बता दिए, फिर उससे संबंधित अगर कोई प्रयोग है तो वो प्रयोग बच्चों को बताया जाएगा, ठीक है, या कोई उदाहरण है तो वो उदाहरण के द्वारा जो नियम जो सिद्धांत हैं उनको प्रूव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाएंगे। जब नियम सिद्धांत अपने पढ़ लिए तो उसके बाद प्रयोग अथवा उदाहरण जो है वो करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। कभी भी कोई प्रयोग किया जाता है या कोई उदाहरण जो है उसको समझा जाता है तो लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष के अंदर ये लिखा जाता है कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका परिणाम ये है या ये घटना होने से ये चीज प्रभावित हो जाती है, तो वो निष्कर्ष निकाला जाएगा इसके द्वारा, प्रयोग या उदाहरण के द्वारा। फिर अभ्यास या परीक्षण, जो निष्कर्ष निकाला है उसका अभ्यास किया जाएगा, या जो उदाहरण अपने प्रूव किए हैं उसके संबंधित और उदाहरण जो उनका अभ्यास किया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण मतलब अन्य परिस्थितियों में इसको दोबारा से प्रयोग को करके देखा जाएगा कि अन्य परिस्थितियों में भी वो प्रयोग जो है सत्य सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो ये इसके स्टेप हैं निगमन विधि के। तो पहले प्रयोग या उदाहरण जो है उसको दिया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा, फिर उस प्रयोग या उदाहरण की सहायता से जो है नियम या उसकी परिभाषा बताई जाएगी, फिर निष्कर्ष निकाले जाएंगे, फिर अभ्यास या परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद अपने पास आ जाता है निगमन विधि के गुण क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं बच्चों के लिए। तो निगमन विधि जो है
इसके कुछ गुण भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, फायदे भी हैं, कुछ इसके अंदर दोष भी हैं। तो इसके जो गुण हैं उनकी बात अगर अपने करें तो पहला तो इसमें ये गुण है कि इसमें ज्ञान जो है बच्चों को तीव्र गति से मिलता है। बच्चों का जो ज्ञान है उसको तीव्र गति से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, या शिक्षक मतलब तीव्र गति से बच्चों को ज्ञान इस विधि के द्वारा दे सकता है, क्योंकि इस विधि के अंदर समय जो है वो खर्च कम होता है। कल हमने आगमन विधि पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि समय ज़्यादा लग जाता है उसमें, तो इस विधि के अंदर समय जो है कम लगता है। तीव्र गति से जो ज्ञान है बच्चा इस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि छात्र जो है सामान्य नियम जानते हैं या उनको पहले से पता होता है सामान्य नियमों के बारे में, वो जल्दी से सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, या उनको अगर अपने नियम सामान्य बता करके उदाहरण बताएंगे तो उसको बड़े आसानी से जल्दी से समझ लेते हैं और बड़ी जल्दी से वो जो है उस ज्ञान को ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब समय की बचत होती है। दूसरा है उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी है। उच्च कक्षाओं के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास अधिक हो चुका होता है, वो मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके होते हैं, तो उनको सामान्य नियम बताने से वो सामान्य नियम जो है या सिद्धांत है उनकी सहायता से उदाहरणों को समझ सकते हैं, या उदाहरणों का उपयोग समय भी कर सकते हैं, उसके अर्थ को समय भी स्पष्ट कर सकते हैं। कोई भी शिक्षण बिंदु है जब बच्चों को बताया जाएगा तो उसकी सहायता से वो जो है नियम उसके बताने के बाद उसका अर्थ, उसकी परिभाषा या उसका उदाहरण जो है समय आसानी से समझ सकते हैं बड़ी कक्षाओं के बच्चे। और इसमें अमूर्त विचार जो है उसको भी छात्र बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, अमूर्त विचारों को इस विधि के द्वारा आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। तीसरा इस विधि का जो गुण है या फायदा है, इस विधि में पढ़ाने में समय कम लगता है, क्योंकि बच्चे जो है ज्ञान तीव्र गति से लेते हैं, तो शिक्षक को भी इस विधि से बच्चों को पढ़ाने में समय कम लगता है या समय की बचत होती है। ठीक है, आगमन विधि के अंदर समय ज़्यादा लग रहा था, इस विधि के अंदर समय की बचत होती है, मतलब कम समय के अंदर शिक्षक बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक नियम सिद्धांत बता देगा, एक उदाहरण बच्चों को बताएगा, बाकी उससे संबंधित उदाहरण बच्चे समय भी करके देख सकते हैं। फिर इसका और फायदा है कि इस विधि के द्वारा उलझन में नहीं पड़ते बच्चे। बच्चों को जो नियम सिद्धांत एक बार बता दिए तो बच्चों ने जितने भी उदाहरण या अर्थ समझना है उस नियम सिद्धांतों से संबंधित ही समझना है, या जो उदाहरण बच्चों ने देखना है उस नियम या सिद्धांत से संबंधित ही होगा। इसलिए बच्चे किसी उलझन में नहीं पड़ते, मतलब बड़ी आसानी से ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, शिक्षण बिंदु को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इस विधि के गुण है। अब है निगमन विधि के दोष। मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उन सभी शिक्षण विधियों में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ दोष हैं। सभी शिक्षण विधियां सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती हैं, विषयों के अनुसार शिक्षण विधियां अलग अलग हैं। कुछ ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिनका अपने सभी विषयों में भी उपयोग कर सकते हैं, और कुछ शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिनका किसी विशेष विषय में उपयोग हो सकता है, सभी विषयों में उपयोग नहीं हो सकता, और वो सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। अब इस विधि के अंदर जो दोष है या कमियां हैं वो अपने देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें जो ज्ञान है बच्चों को वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है, इसमें दिया जाता है। अब यहाँ था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन बच्चों को ज्ञान अगर सूक्ष्म से स्थूल की ओर दिया जाए तो वो ज्ञान जो है ज़्यादा स्थायी होगा, बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर का उपयोग किया जाता है, इसलिए बच्चों को इस ज्ञान को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, उनको समस्या आती है। तो ये एक विधि की कमी है। फिर इसके अंदर दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे बढ़ते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करने से अगर अपने विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो बच्चे को जो है तर्क करने की, चिंतन करने की शक्ति का विकास ज़्यादा होगा। तो इन सूत्रों का उपयोग करने के कारण यह शिक्षण विधि जो है अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। इस शिक्षण विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जा रहा है वो बच्चों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, इसलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक है। दूसरी इसमें कमी है कि इस विधि से तर्क और विचार शक्ति का विकास नहीं होता है बच्चों में। तर्क करने की शक्ति या विचार करने की शक्ति का विकास नहीं होता, क्योंकि बच्चों को सामान्य नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं और बच्चे सिर्फ उसके संबंधित उदाहरण ही समझते हैं, तो उनमें तर्क और विचार करने की शक्ति नहीं आती है। अगर बच्चों को
सिर्फ उदाहरण बताया जाए और बच्चे उससे समय नियम और सिद्धांत निकालें, जैसे आगमन विधि के अंदर होता था, तो बच्चे जो है तर्क करने की शक्ति उनमें बढ़ेगी, ठीक है, चिंतन करने की शक्ति बढ़ेगी, नए नए विज्ञान से संबंधित विचार आएंगे। लेकिन इस विधि में शिक्षण सूत्र जो है इनका उपयोग नहीं होता, इसलिए शिक्षण विधि के अंदर बच्चों में तर्क और विचार करने की शक्ति का विकास भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो बता दिए जाते हैं और सिर्फ उदाहरण ही बच्चा समझता है, ठीक है। तीसरी इसमें कमी है, छात्र जो है उनमें रटने की आदत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को जो नियम सिद्धांत बता दिए जाते हैं तो बच्चे कई बार उन नियमों सिद्धांतों को रट्टा मार करके जो है याद भी कर लेते हैं और परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझने की जरूरत कम महसूस होती है। अगर बच्चे को नियम सिद्धांत बताए ही नहीं जाएंगे, सिर्फ उदाहरण ही बताया जाएगा, तो बच्चा जब समय नियम सिद्धांत निकालेगा तो उसको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और वो कोई भी उदाहरण होगा उसे नियम सिद्धांत निकालना अच्छे से समझ लेगा। लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं होता, नियम सिद्धांत बताए जाते हैं और उदाहरण ही बच्चा समय करके देखता है, इसलिए बच्चे में रट्टा मारने की आदत इस विधि से बढ़ती है। बच्चा रट्टा मार करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो है कंठस्थ कर लेता है कुछ चीज़ों को और अगली कक्षा में चला जाता है और उसके बाद वो ज्ञान अस्थायी होने के कारण धीरे धीरे भूल जाता है। तो इस विधि से ये बच्चों के अंदर जो है समस्या पैदा होती है। फिर इसमें छात्र अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं, छात्रों की अपेक्षा जो है शिक्षक सक्रिय ज़्यादा, क्योंकि शिक्षक नियम बताएगा, शिक्षक सिद्धांत भी बता देगा, तो बच्चे सिर्फ सुनेंगे, कम सक्रिय रहेंगे। अगर शिक्षक सिर्फ उदाहरण बताएगा तो बच्चे नियम सिद्धांत निकालेंगे तो ज़्यादा सक्रिय रहेंगे आगमन विधि के अंदर। जैसे इसमें शिक्षक समय नियम बताने वाला है, समय सिद्धांत बताने वाला है, बच्चों ने सिर्फ उदाहरण देखने हैं, अर्थ समझना है, इसलिए बच्चे कम सक्रिय रहते हैं, शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। यह भी इस विधि की कमी है। इसके अलावा यह अनुकरण पर बल देती है। इस विधि के अंदर ये देखा जाता है अनुकरण पर बल है ज़्यादा, क्योंकि शिक्षक जो नियम सिद्धांत बताएगा, जैसे बच्चे उसी बात का अनुकरण करेंगे, ठीक है, और अनुकरण करके सीख लेंगे। समय समझ के या समय हल करके देखने में इस विधि का योगदान नहीं है। तो अनुकरण करने का मतलब होता है दूसरे को देख करके वैसा व्यवहार करना। तो जैसे नियम सिद्धांत शिक्षक बताएगा, बच्चे उसी नियम सिद्धांत का वैसे उपयोग करके उदाहरण को समझेंगे। तो यह विधि अनुकरण जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा देती है, सूझबूझ को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि जब बच्चा उदाहरण से समय निकालता है तो अपने सूझबूझ का उपयोग करता है, लेकिन जब नियम सिद्धांत पहले बता दिए गए तो वो सूझबूझ नहीं लगाएगा, सिर्फ अनुकरण करेगा और उसको वैसे का वैसे ही अपने दिमाग में बिठाएगा। फिर इस विधि द्वारा किसी नियम अथवा सिद्धांत की खोज नहीं की जा सकती है, क्योंकि नियम सिद्धांत तो बता ही दिए गए पहले, इसलिए इस विधि का उपयोग शिक्षक अगर करेगा तो कोई नया नियम या सिद्धांत जो है उसकी खोज नहीं करेंगे बच्चे, सिर्फ जो नियम सिद्धांत बताए गए उन्हीं को याद रखेंगे, उन्हीं की सहायता से जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये इस विधि की कमियां थी या दोष थे जो आगमन विधि के अंदर नहीं थे। तो आगमन और निगमन विधि की अगर अपने तुलना करें तो आगमन विधि जो है उसके अंदर तो उदाहरण बताया जाता है, बच्चे उस उदाहरण से नियम सिद्धांत समय निकालते हैं, और निगमन विधि के अंदर बच्चों को नियम और सिद्धांत पहले बता दिए जाते हैं और बच्चा उस नियम सिद्धांत की सहायता से उसका अर्थ समझता है, उदाहरण समय करता है, ठीक है। आगमन विधि के अंदर शिक्षण सूत्र अलग प्रकार के हैं और निगमन विधि के अंदर शिक्षण सूत्र जो है वो अलग प्रकार के हैं। आगमन विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक भी है, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। निगमन विधि के अंदर रट्टा मारने की आदत बच्चे में ज़्यादा बढ़ती है, कंठस्थ करने की आदत, लेकिन आगमन विधि के अंदर बच्चा सिद्धांत नियम समय निकालता है, इसलिए इसमें तर्क करने की, चिंतन करने की शक्ति का विकास भी ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के बात ये है भी जो निगमन विधि है इस विधि के अंदर अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो दूसरी बात इस विधि में बच्चों में तर्क करने की, चिंतन करने की शक्ति का विकास नहीं होता। बच्चे इस विधि के अंदर शिक्षण करते समय कम सक्रिय रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए इस विधि का उपयोग जो है कम किया जाता है। तो ये विधि कंप्लीट है अपनी निगमन विधि। तो इसके अंदर आपने ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। एक तो इसकी अर्थ परिभाषा कि इसके अंदर नियम सिद्धांत बता करके उनसे उसका समझा जाता है। फिर इसके जो सिद्धांत है, सूत्र है,
समानांतर विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म की ओर, फिर निगमन विधि के सोपान, पहले नियम बताया जाएगा या सिद्धांत बताया जाएगा, बच्चा फिर उसके आधार पर प्रयोग या उदाहरण समझेगा, फिर कोई निष्कर्ष निकालेगा, फिर उसका अभ्यास करेगा अन्य परिस्थितियों में अन्य उदाहरणों की सहायता से। फिर निगमन विधि के गुण बता दोगे, फिर निगमन विधि के दोष। ये विधि कंप्लीट है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है, समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और कल अपनी जो है नई शिक्षण विधि शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।